वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 1 के चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 3 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से उनको देखना। ये पार्ट 4 है और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी है। तो इसको आज हम करेंगे। जो टॉपिक है वो है भारत की सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर इस चैप्टर पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वो इस टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। और बुकिश जो लैंग्वेज है, या यूँ कह लो कि बुक में जो इस टॉपिक को कवर किया गया है उसमें काफ़ी कम पॉइंट दिए गए हैं, तो उसमें 6 मार्क्स का पूरा कंटेंट बनता नहीं है। तो मैंने इस हिसाब से इस वीडियो को बनाया है कि आपको 6 मार्क्स का पूरा कंटेंट या पूरा मटेरियल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड, या यूं कह लो कि अगर भारत की सुरक्षा का जो क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें पृष्ठभूमि को बताना पड़ेगा। वो है भारत ने सुरक्षा की जो रणनीतियां अपनाई है। तो भारत के लिए ज़रूरी है कि भारत दोनों ही प्रकार की सुरक्षा, परंपरागत सुरक्षा और गैर परंपरागत सुरक्षा, दोनों प्रकार से खतरों से बचने के लिए अपनी सुरक्षा की नीति को बनाए। तो भारत ने ऐसी ही रणनीति बनाई है कि अपने परंपरागत खतरे और गैर परंपरागत खतरों से सुरक्षित रह सके, अर्थात आंतरिक खतरे और सीमा के बाहर खतरे और सीमा के अंदर जो खतरे हैं उनसे भारत को सुरक्षा मिल सके। इस रणनीति में कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित है। तो ये जो इंग्लिश कन्वर्जन है, इसके आगे अब हम चलते हैं आगे। तो आपको ये समझाने के लिए बेस्ट चार्ट है भारत की सुरक्षा। इसके 2 प्रमुख घटक आपके सामने आते हैं। भारत ने परंपरागत सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठाए हैं, या क्या काम करे हैं, या क्या प्रयास किए हैं। इसके अलावा भारत द्वारा गैर परंपरागत सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कौन से कदम, प्रयास या कार्य किए गए हैं। तो आपको दोनों ही, अगर भारत की सुरक्षा का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें दोनों ही तरह से सुरक्षा के लिए जो कार्य किए गए हैं भारत की, वो दोनों ही तरीके से बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा भारत द्वारा परंपरागत सुरक्षा, या यूं कह लो बाहरी या सैन्य खतरों से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए कौन से कदम या प्रयास उठाए गए हैं, या प्रयास किए गए हैं, या यूं कह लो कि कार्य किए गए हैं। तो भारत को अगर आप बाहरी खतरों से या परंपरागत खतरों से देखो तो बाहरी खतरों से काफ़ी हमले हुए हैं, या बाहरी देशों से जो सैन्य आक्रमण हुए हैं काफ़ी हुए हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 4 युद्ध हो चुके हैं और चीन के साथ 1 युद्ध हो चुका है, और इन दोनों ही देशों से लगातार युद्ध का खतरा आगे भी बना हुआ है। इसलिए सुरक्षा की रणनीति में, अगर आप परंपरागत सुरक्षा की रणनीति में देखेंगे तो सैन्य क्षमता को मजबूत करना, भारत को अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको भारत ने अपने सुरक्षा नीति में शामिल भी किया है। तो पहला पॉइंट इसमें आएगा, परंपरागत सुरक्षा के लिए भारत ने क्या किया है। भारत ने तीनों ही क्षेत्रों में, जल, थल, वायु में विशाल सेना का निर्माण किया है। भारत की सेना को विश्व में, ये डैश मैंने इसलिए छोड़ा है कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितनी बड़ी सेना भारत की है, या भारत की सेना को विश्व में कौन सी बड़ी सेना का दर्जा मिला हुआ है। हाल ही में अगर आप देखो तो अभी अभी भारत की वायु सेना को तीसरी बड़ी सबसे शक्तिशाली सेना का दर्जा प्राप्त हुआ है। याद रखना, मैं यहाँ पर पहले ही बता दूँ, शक्तिशाली सेना होना और बड़ी सेना होना, ये दोनों ही अलग अलग बात है। तो भारत की सेना विशाल और बड़ी भी है, और उसके बाद शक्तिशाली भी है। तो आपको बताना है भारत की सेना विशाल, या यूँ कह लो संख्या में कितनी बड़ी है, और भारत का विश्व में जो सेना का संख्या में कौन सा नंबर या स्थान है। ठीक है। और वायु सेना को अभी तीसरी बड़ी सबसे शक्तिशाली सेना का दर्जा भी मिला है। तो अब हम चलते हैं आगे। भारत ने अपने तीनों ही सेना को, देखो सेना का बड़ा होना ही काफ़ी नहीं है, उन सैनिकों के पास कौन से इक्विपमेंट या सैन्य साजो सामान है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आप अमेरिका के सैनिकों को देखोगे तो उनके सैनिकों को जो सैन्य साजो सामान मिलता है वो विश्व में आधुनिक और तकनीकी रूप से बहुत विकसित होता है। तो भारत ने भी ये कोशिश की है कि जितने भी क्षेत्र में हमारी सेना है, जल, थल, वायु, उसमें अपने सैनिकों को आधुनिक सैन्य साजो सामानों से सुसज्जित किया जाए।
तो भारत ने लगातार आगे से आगे बढ़कर अपने सैनिकों को अच्छे से अच्छे सैन्य साजो सामान देने की कोशिश की है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि हमने रशिया से AK-203 के करीब 7.5 लाख राइफल बनाने का सौदा किया है। इसके अलावा अमेरिका से 50,000 SIG 216 या 716 करके एक असॉल्ट राइफल आती है, वो खरीदी है और 50,000 और खरीदेंगे। तो इससे पता चलता है भारत लगातार अपने आप को, सैनिकों को अपग्रेड कर रहा है या आधुनिक सैन्य साजो सामानों से सुसज्जित कर रहा है। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और भारत ने परमाणु शक्ति के संदर्भ में किसी भी भेदभावपूर्ण नीति, देखो भारत केवल एक परमाणु शक्ति वाली बात नहीं है, भारत पर अमेरिका, यूरोपीय कंट्री जैसे ब्रिटेन और चीन ये लगातार दबाव बनाते हैं कि भारत परमाणु शक्ति या परमाणु हथियारों को लेकर CTBT और NPT ये दो संधियां बहुत विश्व स्तर पर मानी जाती है, जिससे क्या होता है एक देश के हाथ ही कट जाते हैं। जो इन संधियों पर साइन कर देता है उसको अपने परमाणु हथियार समाप्त करने पड़ेंगे। तो क्या होता है, चीन चाहता है कि भारत कर दे, इससे क्या होगा, भारत के परमाणु हथियार खत्म हो जाएंगे। अमेरिका वगैरह भी दबाव डालते हैं, लेकिन भारत ने कभी भी विश्व के किसी दबाव को नहीं माना और इन संधियों को भेदभावपूर्ण माना है और कभी भी CTBT और NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए और हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार भी किया है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि भारत की सुरक्षा के लिए ये सबसे ज़्यादा या अति महत्वपूर्ण है कि जब तक भारत की सुरक्षा को खतरा बना रहेगा तब तक भारत को अपने परमाणु शस्त्र अपने पास रखने होंगे। हाँ, भारत ने ये भी क्लियर किया है कि भारत के पास जो ये परमाणु शस्त्र हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए है। भारत कभी इसका प्रयोग आक्रमण के लिए नहीं करेगा, लेकिन जब तक भारत को चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से खतरा है या विश्व में कहीं और किसी और देश के पास परमाणु हथियार रहेंगे तब तक भारत अपने परमाणु हथियारों को समाप्त भी नहीं करेगा और CTBT और NPT पर साइन भी नहीं करेगा। तो सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, देखो बहुत एक बड़ा फैक्टर है, इस चीज़ को आपको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है लेकिन बड़े सटीक शब्दों में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ देश दबाव में आ जाते हैं और कुछ देश प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिना किसी दबाव के एक स्वतंत्र विदेश नीति का 75 सालों से अनुसरण किया है। भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया और गुटनिरपेक्षता के तहत, गुटनिरपेक्षता की एक सबसे बड़ी कसौटी क्या है कि जिस देश ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी दबाव को नहीं माना, किसी देश के प्रभाव में नहीं आया, किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं आया, हमेशा स्वतंत्र अस्तित्व और स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखा। बिना किसी दबाव के भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाता है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने पूरा जोर लगा लिया कि भारत को किसी प्रकार से रूस के खिलाफ मनाया जाए, लेकिन भारत ने अपने न्यूट्रल स्टांस को, जो बिल्कुल न्यूट्रल होना है कि किसी के पक्ष में नहीं जाना है, एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना है, इसको सदा बनाए रखा। तो ये भी भारत की सुरक्षा में बहुत काम आती है। नेक्स्ट आएगा, हाल ही में भारत ने कुछ अत्याधुनिक हथियारों को खरीदा है। अगर आप पिछले कुछ 4-5 सालों के इतिहास को देखोगे जिसमें सैनिक सौदे हुए हैं, तो उसमें आप देखोगे भारत ने बहुत ज़्यादा कुछ सैनिक हथियारों को खरीदा है जो बहुत अत्याधुनिक है। जैसे वायुसेना के लिए भारत ने अभी 36 राफेल विमान फ्रांस से खरीदे हैं। ये विमान काफ़ी अत्याधुनिक है। पाकिस्तान के पास तो इन विमानों का कोई जवाब ही नहीं है। जहाँ तक चीन की बात है, चीन के ऊपर काफ़ी हद तक ये अपनी एक सुपीरियरिटी दिखा लेते हैं। हाँ, लेकिन चीन से हम डायरेक्ट इन 36 विमानों के दम पर पूरा सामना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन विमानों के आने से भारत की वायुसेना का काफ़ी मनोबल भी बढ़ा है और काफ़ी शक्ति भी बढ़ी है। इसके अलावा एयर डिफेंस के लिए भारत ने वायु क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ये सबसे अत्याधुनिक, या यूँ कह लो ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है S-400। अमेरिका ने भी इस पे दबाव डाला, चाइना ने भी दबाव डाला, लेकिन बावजूद सबके दबाव के भारत ने रशिया से
एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा है। S-400 मिसाइल सिस्टम का नाम है। इसकी एक बैटरी लगा भी दी गई है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, दूसरी भी ऑलरेडी लगाई जा रही है, और 2 बैटरी या 2 यूँ कह लो कि इसके जो ट्रक हैं आने हैं जिसमें पूरा इसे सिस्टम होता है। तो ये 4 खरीदे हैं भारत ने, और ये बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसके आने से भारत की सुरक्षा और भारत की सीमाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी शक्तिशाली सिस्टम माना जाता है, और भारत ने अभी अभी ये रूस से ख़रीदा है। इसकी 2 बैटरी आ चुकी है, या यूँ कह लो एक लग चुकी है और दूसरी भी लगने वाली है, और 2 आने वाली हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर, ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसको ख़रीदा है। ये काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। और इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से ख़रीदा है। ये भी जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, कार्गो हेलीकॉप्टर बोला जाता है। ये बड़े पैमाने पर हैवी सामान, जो भारी सामान है, जो रक्षा सौदों का, जैसे तोपे वगैरह को भी बड़े पहाड़ी और दुर्गम एरिया में लेना ले जाना या लाना जाना कर सकता है। इससे आसानी से कार्गो को लेना, या मतलब कार्गो से आप कहते हो सामान को पहुंचाना, बहुत आसान हो जाता है। तो भारत ने ये भी अमेरिका से ख़रीदे हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक कार्गो हेलीकॉप्टर। तो ये भी काफ़ी अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान में भी भारत ने अभूतपूर्व तरक्की करी है। देखो, अंतरिक्ष अनुसंधान में चंद्रयान वगैरह जो हमारे मिशन मंगल है, ये तरक्की तो है ही, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान से भारत की सुरक्षा और भारत की शक्ति में भी बहुत वृद्धि हुई है, या यूँ बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि अमेरिका वगैरह, ये सब, जैसे आप अमेरिका को देखोगे तो आप देखोगे कि अमेरिका की सैटेलाइट्स जितनी अंतरिक्ष में है उतनी किसी भी देश की नहीं है, और इन सैटेलाइट से वो पूरे विश्व की निगरानी कर सकता है, या यूँ कह लो पूरे विश्व की जासूसी कर सकता है। अमेरिका की सैटेलाइट्स इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी छत पर खड़ा है तो उस व्यक्ति के हाथ में बंधी घड़ी का पूरा टाइम एग्जैक्ट बता सकता है। तो भारत भी धीरे धीरे अपनी ऐसी सैटेलाइट्स को छोड़ रहा है, और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत बड़ा एक भारत की शक्ति में एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी का उदाहरण है, या यूँ कह लो कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी तरक्की करी। एक भारत ने मिशन शक्ति किया। अब ये मिशन शक्ति क्या है? भारत ने मिशन शक्ति के तहत ए-सैट मिसाइल का परीक्षण किया। अब ये ए-सैट मिसाइल क्या होती है? ए मतलब एंटी, सैट मतलब सैटेलाइट, मतलब एक ऐसी मिसाइल जो अंतरिक्ष में किसी भी देश की सैटेलाइट को या उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह होता है, जो सैटेलाइट होती है, उसको मिसाइल से नष्ट कर देती है। भारत ने ये परीक्षण किया। हालांकि भारत ने रेंज बताई 300 किलोमीटर, कि 300 किलोमीटर दूर तक अंतरिक्ष में कहीं भी भारत किसी मिसाइल से, अपनी मिशन शक्ति वाली जो ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इससे 300 किलोमीटर दूर तक अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को मार गिराया जा सकता है। लेकिन भारत हमेशा एक बात याद रखना, सीक्रेसी में काम करता है। पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो शक्ति को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा कभी नहीं करता है। ये जो रेंज है 300 किलोमीटर, ये इंडिया ने बस सीक्रेसी के नाम पर कम दिखाई है, और भारत के पास मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ ज़्यादा रेंज होगी। अब इस मिसाइल का और इस मिशन शक्ति का इम्पोर्टेंस क्या है? यह करने वाला भारत विश्व में चौथा देश है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल रखने वाले भारत के अलावा केवल 3 देश हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत। फ्रांस के पास भी ये तकनीक नहीं है, ब्रिटेन के पास भी नहीं है। अब इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि चीन तिलमिला उठा था कि भारत अंतरिक्ष में कचरा फैला रहा है, जबकि खुद जब चीन ने किया था तब उसने ये नहीं देखा कि वो कचरा फैला रहा अंतरिक्ष में वगैरह वगैरह। अब इससे क्या है कि ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इस मिसाइल को बनाना और एग्जैक्टली सैटेलाइट या एक कृत्रिम उपग्रह को नष्ट करना, ये काफ़ी मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है और मिसाइल भी पृथ्वी के आसपास घूम रही है। तो इन दोनों की कैलकुलेशन करके पृथ्वी के बाहर के पर्यावरण में, अंतरिक्ष के पर्यावरण में मिसाइल के द्वारा एक सैटेलाइट को नष्ट करना काफ़ी एक गाइडेड सिस्टम चाहिए, जो भारत ने बना लिया है। तो आप देखोगे मिशन शक्ति के बाद भारत की अंतरिक्ष शक्ति, या यूँ कह लो कि वायु शक्ति भी बहुत बड़ी है। इसके अलावा भारत अपनी मिसाइल तकनीक में भी
लगातार तरक्की कर रहा है। अग्नि 5 मिसाइल भारत ने बना ली है, जिसकी रेंज भारत ने 5000 किलोमीटर से 5500 बताई है। लेकिन चाइना जैसे देश, मैंने अभी बताया था भारत सीक्रेसी में काम करता है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारत के पास 7-8 हज़ार किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। अग्नि 6 पर काम भारत ऑलरेडी कर रहा है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। इसके अलावा कलाम 4 मिसाइल, ये जो कलाम 4 मिसाइल है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रोडक्शन पर जाने वाली है या जा चुकी है। इस मिसाइल का काम क्या है, ये पनडुब्बी से न्यूक्लियर वेपन, परमाणु वेपन या परमाणु हथियार ले जाकर किसी देश पर हमला कर सकती है। तो ये एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर रहता है कि अगर किसी देश ने कल को हम पर हमला कर दिया और हमारे परमाणु हथियार जो हमारे देश की ज़मीन पर है अगर वो भी ख़त्म हो गए, तो हम समुंदर के अंदर से उस देश के ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं। अभी कलाम 5 का भी हम डेवलपिंग स्टेज पर है और कलाम 6 भी हम कह रहे हैं कि आगे बनाएंगे। तो ये रेंज भी ICBM हो जाएगी। यूँ कह लो कि कहीं भी 7 महाद्वीप पर हम कलाम 5-6 के द्वारा हमला कर पाएंगे। तो मिसाइल तकनीक में भी भारत लगातार तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने में सहायता। भारत ने सदैव ये कोशिश की है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, खासकर कि UNO, संयुक्त राष्ट्र, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। और भारत ने इन संस्थाओं के नियमों का पालन भी किया है और उनका सम्मान भी किया है। उन्हें मजबूत करने में भारत ने सदा सहायता की है। भारत ने सदा निरस्त्रीकरण के प्रयासों का पक्ष लिया, उपनिवेशीकरण के अंत पर बल दिया, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के लिए अंतिम निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने की हिमायत भी की है। भारत ने हमेशा UNO के अभियानों में पूरा योगदान भी दिया है और भारत UNO को शक्तिशाली बनाने का सदा पक्षधर भी रहा है। अब आएगा आपके सामने भारत द्वारा गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरों से बचने के लिए उठाए गए कदम, प्रयास या कार्य। पहला, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आंतरिक सुरक्षा जिस देश की सबसे ज़्यादा मजबूत होगी वो बाहरी सुरक्षा को उतना ज़्यादा अच्छे से निपटा सकता है या अच्छे से उसको मेंटेन कर सकता है। तो आंतरिक सुरक्षा से समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने पूरी तैयारी की है। भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ अलगाववाद की घटना होती है या अलगाववाद की घटनाएं होती रहती है, जैसे नागालैंड, मिज़ोरम, पहले पंजाब में होता था, इसके अलावा कश्मीर, यहाँ ये सुरक्षा की समस्याएं विद्यमान है। भारत ने अपनी सुरक्षा, ये सुरक्षा जो शब्द है गलत हो गया है, यहाँ सुरक्षा आएगा। तो भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए सभी लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए लोकतांत्रिक आधार इन राज्यों को और इन राज्यों की जनता को प्रदान किया है, ताकि भीतर के जो विरोधी विचार हैं इन सब को मिलाकर देश की, राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलाया जा सके और लोग खुलकर अपनी बात कह सके और लोकतंत्र के शासन के अंतर्गत आते हुए लोग शासन में भागीदार हो सके। तो भारत ने लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण माध्यम से लोगों की शिकायतों को दूर किया है। और अगर किसी राज्य में कहीं अलगाववादी या कहीं कोई ऐसी घटना है या ऐसा कुछ लोग हैं जो शासन से कुछ हद तक नाराज़ हैं, तो उनको बैठकर बातचीत से समाधान करने का प्रयास किया है। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने लास्ट पॉइंट किया। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कट्टरपंथी और रूढ़िवादी। देखो, शांति से अगर कोई विरोध करता है तो उनसे शांति से बातचीत करके समाधान करने की कोशिश की जाती है, वो लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन अगर कुछ कट्टरपंथी है, रूढ़िवादी है और जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश में हिंसा करना चाहते हैं, ऐसे संगठनों के खिलाफ और ऐसे रूढ़िवादी और कट्टरपंथियों के खिलाफ भारत ने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। कट्टरपंथी और अलगाववादी जिनसे देश की एकता और अखंडता को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, डेंजर है, उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कानून बनाए हैं और सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए अभी कश्मीर से 370 धारा को हटाया गया, कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को रोका गया तथा सेना को कई क्षेत्रों में जहां अलगाववादी गतिविधियां होती रहती है या देश में हिंसक गतिविधियां होती है, वहां सेना को विशेष शक्तियां देकर आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आर्थिक असमानता को दूर करना। देखो, आर्थिक क्षेत्र में तरक्की होना एक अलग बात है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना और सामाजिक कल्याण, जन कल्याण के लिए नीति बनाना
खासकर कि कल्याणकारी राज्य के रूप में लोक कल्याण के लिए काम करना, ये एक अलग बात है। तो भारत ने प्रयास किया है कि आर्थिक असमानता को दूर किया जाए, क्योंकि इससे भी आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है। तो भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए यह रणनीति भी अपनाई है, आर्थिक असमानता को कम करना है या कम किया जाए। देश में अमीरों और गरीबों के बीच में जो आर्थिक विषमता है, जो अंतर है, वो विद्यमान होने से देश की एकता पर कुप्रभाव पड़ता है या गलत प्रभाव पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्तर पर समानता स्थापित होने से क्या होता है, देश में एकता स्थापित होती है। इसके लिए भारत ने संवैधानिक, कानूनी और आर्थिक सभी प्रकार के प्रयास किए हैं ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समानता या इक्वालिटी स्थापित या एस्टेब्लिश की जाए। तो अब आएगा आपके सामने कंक्लूजन। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो भारत को या भारत ने परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार की सुरक्षा को वरीयता दी है या देनी चाहिए। भारत के दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है, पाकिस्तान, चीन, और भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण भी किया है। तो भारत के लिए परंपरागत सुरक्षा को वरीयता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ अपरंपरागत या गैर परंपरागत सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भारत के सामने कई समस्याएं हैं, कईयों का समाधान हुआ है और कई अभी भी हैं। तो जिसको लेकर या जिनके कारण भारत को अपनी गैर परंपरागत या अपरंपरागत सुरक्षा को भी वरीयता देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, यदि भारत को पूर्ण रूप से सुरक्षित राष्ट्र बनाना है तो हमें गैर परंपरागत और परंपरागत दोनों प्रकार से धारणाओं से भारत को सुरक्षित राष्ट्र बनाना होगा। तो ये आज का आपका पूरा वीडियो है और इसके साथ ही हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं या ये समाप्त हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।